कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए इसी गड़बड़ को और इसी अगर आप देखें दुविधा को सुलझाने के लिए, आगे की राह दिखाने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है नीलेश शाह, एमडी एंड सीईओ कोटक एएमसी के। नीलेश भाई नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। देर से ही जुड़े लेकिन जुड़े तो सही कम से कम। आप पहले तो आपको और आपके परिवार को होली की शुभकामनाएं। कैसी रही होली सर? और इस होली से अगली होली कुछ मार्गदर्शन करिए, क्या करना चाहिए? सा ऑडियो का दिक्कत आ रही है वीरू, एक काम करेंगे वापस कोशिश करेंगे नीलेश भाई से संपर्क साधने का। अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नीलेश भाई सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? हाँ अनुज भाई, ओके। सॉरी आई डिडंट रियलाइज ये क्वेश्चन मेरे लिए था। नहीं नहीं नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। पहले तो वापस आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हमारे साथ अब इस समय ऑब्वियसली कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के सीईओ और मार्केट के बहुत जाने पहचाने नाम नीलेश शाह जुड़ गए हैं। और नीलेश जी के साथ एक चीज़ मैं कहूँगा, हालांकि फंड मैनेजर्स के बारे में कहा जाता है कि हमेशा बुलिश रहिए, लेकिन नीलेश भाई हमेशा रियलिस्ट रहते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट ना बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट, हमेशा एक रियलिस्टिक रहते हैं। तो नीलेश भाई गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो होली की शुभकामनाएं। कैसा रहा आपका पर्व और मार्केट को लेकर अब आपका क्या व्यू है? थैंक यू अनुज भाई, आप और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। जैसे होली में अनेक रंग है, कहीं लाल है कहीं हरा है, वैसे ही मार्केट में भी दोनों रंग है, कभी लाल कभी हरा। बिल्कुल। इस बार भी होली का पर्व काफी अच्छा रहा। दोस्तों के साथ मिलके होली मनाई और एक प्रण लिया कि जैसे होलिका में हम जो दहन करते हैं बुरी चीजों का, वैसे हम भी अपने जीवन में बुरी चीजों का दहन कर सके। ओके चलिए ठीक है, बिल्कुल। और ये प्रण लेना चाहिए होलिका दहन वाले दिन। तो इस समय आपको क्या लग रहा है नीलेश भाई, क्योंकि मार्केट को लेकर काफ़ी लोगों में काफ़ी एक ये रहा इशू कि पैसा नहीं बन रहा है, मतलब ब्रॉडर मार्केट खास तौर से इतना आउट परफॉर्म नहीं कर रही है। निफ्टी पिछले ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से कहीं मूव नहीं किया है। अगर आप अक्टूबर 2021 से देखेंगे तो निफ्टी कहीं नहीं गया है। और विद इन निफ्टी ऑल्सो इंडिविजुअल स्टॉक्स भी कभी कोई सेक्टर चल रहा है कभी कोई चल रहा है, एक सेक्टर रोटेशन रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट कहीं नहीं गया है पिछले 1.5 साल में। आपका क्या व्यू है अब? अनुज भाई, मार्च 2020 से अक्टूबर 21 के बीच में मार्केट ने बहुत ज्यादा रिटर्न दे दिया था। बिल्कुल। तो एक कंसोलिडेशन फेज अभी चल रहा है और इस वक्त अगर हम देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे को निगेट कर रहे हैं। यूएस में एक तरफ देख रहे हैं, फेड चेयरमैन कहते हैं रेट्स और ऊपर जाएंगे। अब अगर यूएस यील्ड 6% के आसपास जाएगी तो स्वाभाविक है कि इक्विटी मार्केट के वैल्यूएशन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। कल भारत में भी हमने पहली बार काफी दिनों के बाद कर्व इन्वर्जन होते देखा, जहां पे 1 साल की ट्रेजरी बिल यील्ड 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर थी। कॉर्पोरेट नतीजों में भी कुछ कंपनीज के नतीजे अच्छे हैं, कुछ सेक्टर जैसे बैंकिंग के नतीजे अच्छे हैं, कई जगह पे वीकनेस है। तो इस वक्त मेरे हिसाब से मार्केट एक कश्मकश में है, ऊपर नीचे हो रहा है। और जैसे जैसे इवेंट घटेगी, जैसे जैसे अपनी अर्निंग्स के फंडामेंटल्स वैल्यूएशन के साथ कैचअप करेंगे, तब जाके मार्केट में ऊपर जाने की राह बनेगी। ओके तो नीलेश भाई फिर तो इक्विटीज के लिए बहुत टफ है ना। अगर आपको फिक्स इनकम में ही 8% 8.5% रिस्क फ्री मिल रहा है, तो मैं फिर लगाऊं क्यों पैसा आप इक्विटीज में? ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है अनुज भाई, और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर मुझे डेट में 8-8.5% रिटर्न निकल रहा है तो मैं इक्विटी में क्यों निवेश करूं। और इसीलिए हम हमेशा लोगों को कहते हैं आप अपनी एसेट एलोकेशन को फॉलो करिए, सारा पैसा इक्विटी में मत लगाइए अगर आपकी रिस्क फैक्टर्स, रिस्क प्रोफाइल परमिशन नहीं देती। इस वक्त भी हमें लगता है आने वाले 1 साल का अगर व्यू ले तो शायद डेट फंड और इक्विटी फंड के रिटर्न में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा। बट अगर आप 5 साल का लेके निवेश कर रहे हैं तो चांसेस है कि इक्विटी के रिटर्न डेट से अच्छे रहेंगे। तो आपका जो शॉर्ट टर्म पैसा है
जो कंजर्वेटिव रिस्क प्रोफाइल के अनुसार निवेश करना है उसे डेट में लगाइए, वहां पे ब्याज की दरें काफी अच्छी हो गई है। और जो लॉन्ग टर्म पैसा है, रिस्क प्रोफाइल वाला पैसा है, उसे इक्विटी में लगाइए। अच्छा नीलेश जी, अब इस बार की जब अर्निंग्स आएंगे, मैं आई थिंक उसी के प्रोस्पेक्टिव से आपसे प्रश्न पूछना भी चाह रहा था कि लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग तक जब हमने ऑल टाइम हाई भी क्रिएट किया था 18,800, निफ्टी बैंक ने लीड किया था और अर्निंग्स बहुत अच्छी थी। लेकिन आज जो इनफैक्ट एसबीआई वाली खबर है कि उन्होंने टीयर वन जो पैसा उठाया, रेज किया, उसका दर थी अप्रॉक्सीमेटली, कूपन जो था वो 8.25, 8.25 पे अगर आप देखें, अगर एसबीआई पैसा उठा रहा है इस बार की अर्निंग्स में, आपको लगता है कि बैंकों के एनआईएम्स फ्लैट या फिर अब थोड़ा सा श्रिंक होने शुरू हो जाएंगे? बेस्ट जो था हम वो लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग तक देख चुके हैं और उसको बाजार कैसे लेगा, आपकी राय? वीरेंद्र भाई, पहले मैं 81 बॉन्ड्स के बारे में कहना चाहूंगा। महाभारत में एक शिखंडी करके पात्र था, औरों के लिए वो पुरुष था, बट भीष्म पितामह के लिए वो पूर्व जन्म की स्त्री थी। 81 बॉन्ड्स फाइनेंशियल मार्केट के शिखंडी है। यहाँ पे जब निवेशक निवेश करता है तो उसे वो बॉन्ड गिनता है, डेट गिनता है, और जब इसे इश्यू करता है तो वो उसे रिस्क कैपिटल में काउंट करता है। तो 81 बॉन्ड शिखंडी है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के, उसकी परिभाषा निवेशक के लिए अलग है और इश्यूअर के लिए अलग है। तो एसबीआई ने जो 81 बॉन्ड्स रेज किया है, उनकी वजह से उनकी कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ेगी और उस वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ सकता है। उन्होंने जो डेट दी, जो कूपन रेट दिया है, वो भले फिक्स्ड डिपॉजिट रेट से ऊपर है, बट इक्विटी के सामने बहुत ही कम है। मेरे हिसाब से बैंकिंग क्षेत्र में अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जारी रहेगी। जितनी तरह से लोन के रेट बढ़े हैं, उस तेजी से डिपॉजिट के रेट नहीं बढ़े हैं। अगर लिक्विडिटी रीजनेबल रहती है तो मेरे हिसाब से बैंक्स के नतीजों में अभी भी तेजी बरकरार है। नीलेश भाई, वो शिखंडी का रोल किसने प्ले किया था, आपको याद है महाभारत में? मुझे याद है एक्चुअली। गुफी पेंटल ने, हाँ बिल्कुल, पेंटल, वो गुफी पेंटल के भाई गुफी पेंटल ने शकुनी का रोल किया था और पेंटल ने वो शिखंडी का, और एक और सुदामा का रोल भी उन्होंने प्ले किया था उसमें। दोनों रोल प्ले किए थे। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया आपने और महाभारत की याद दिला दी। मतलब उससे बेटर सीरियल आया नहीं कोई इस देश में, मैं ये बात कहूँगा। वो मतलब वो उसका गाना, वो जो बी आर चोपड़ा ने जो लिखी, वो महेंद्र कपूर की वॉइस में, वो सारे के सारे इतने सब लाइफ के आपके सार मिल जाएंगे ना अगर आप उन गानों को बार बार सुनेंगे तो। हाँ वीरू बोलिए। पता है अनुज, ये बात मैं कभी कभी स्क्रीन पे कहना चाहता था। मैं बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से मैं होऊंगा नर्सरी या केजी में या फिर फर्स्ट में होऊंगा। जिस दिन महाभारत का प्रीमियर शो था, मैं अपनी मदर के साथ ट्रेवल कर रहा था एक बस में। उस बस में सिर्फ कंडक्टर और ड्राइवर को छोड़ के हम ही दो जने थे। बहुत जरूरी काम था, पूरा शहर बंद, बिल्कुल बंद। नहीं वो एक आदमी नहीं था सड़क पर, ग्राउंड में, गली में। वीरू वो टाइम याद था है, ना, वो आज तक वो दृश्य। बिल्कुल वो टाइम था। देखिए कैसे टीवी चेंज हुआ है। उस समय पे अगर आपको महाभारत देखनी है तो संडे को 10 बजे आपको टीवी के सामने बैठना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, और फैमिली के साथ बैठना पड़ेगा, फैमिली को वो टाइम आपको देना पड़ेगा। अभी तो क्या आप यूट्यूब पर जब मर्जी देख लें, आपको कंटेंट आपके पास आता है। और अब पहले वो ज़माना था जिसमें आपको कंटेंट के पास जाना पड़ता था, तो ये एक फ़र्क है। खैर ये बातें तो होती रहेंगी। नीलेश भाई, मार्केट की थोड़ी और बातें कर लेते हैं। इस समय फिर आप कहाँ पैसा लगा रहे हैं आप, क्योंकि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड लगातार उनको पैसा मिल रहा है, आप कहाँ लगा रहे हैं इस समय पैसा? इस वक्त जब हमारे पास पैसा आ रहा है वो एसआईपी के जरिए काफी आ रहा है, और वहां पे भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बहुत अनोखा काम किया है। जब मार्केट की रेंज थोड़ी महंगी हो जाती है तब एसआईपी माइनस रिडम्पशन होके पैसा आता है। महीने में 1 से 3 हजार करोड़ हमें निवेश करना पड़ता है। पर जैसे मार्केट में थोड़ी गिरावट आती है, वैल्यूएशन रीजनेबल लगते हैं, तो एसआईपी प्लस सब्सक्रिप्शन आ जाता है और महीने में हम 20-25 हजार करोड़ लगा रहे हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने निवेशकों को हैंड होल्ड किया है, उनकी जिस तरह से तालीम ली है वो बहुत ही अच्छी है। इस वक्त हम बॉटम अप सिनेरियो से निवेश कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश कर रहे हैं, बिकॉज जनरली
इलेक्शन के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में स्पेंडिंग बढ़ती है और एग्जीक्यूशन काफी तेजी से होता है। दूसरा एक सेक्टर है आईटी सेक्टर, जहां पे बॉटम फिशिंग कर रहे हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि ये आईटी क्षेत्र की बॉटम बन गई है, बट हमें लगता है यहाँ से धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। तीसरा सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज क्षेत्र है। वहां पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस आ चुका है, पर अभी भी कुछ अपॉर्चुनिटीज है जहां पे लगता है आप निवेश करके मार्केट से ज्यादा परफॉर्मेंस ले पाएंगे। यह एक डिसिप्लिन निवेश का समय है। आप अपने दाम पे, अपने वैल्यूएशन पे खड़े रहिए, मार्केट अपनी वॉलेटिलिटी में वहां पे आके देके जाएगा। अच्छा नीलेश जी, यहाँ पर अनुज और मैं एक दो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है उसके बारे में रोज बात करते हैं। बाजार उसमें इस बार इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहा है? दे आर सम कमोडिटी यूजर्स लाइक एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कंसाई नेरोलैक, पिडिलाइट। इस बार का डिप बहुत सब्सटेंशियल है, बट क्रूड जब 82 की ट्रेजेक्ट्री में है और क्रूड की डायनामिक्स को देखते हुए, डिमांड सिनेरियो को देखते हुए, आपका एग्जैक्टली इस स्पेस पर और इसके डिप पर टेक क्या है? मेरे हिसाब से पेंट इंडस्ट्री में पहले एक ओलिगोपोली थी। 3 प्लेयर के बीच में इंडस्ट्री डिवाइडेड थी और सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अब वहां पे कंपटीशन आ रही है। एक बहुत बड़े सीमेंट मैन्युफैक्चरर ने उसमें एंट्री ली है। एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ग्लोमरेट भी उसमें निवेश कर रहा है। तो 3 प्लेयर से बढ़ के ये 5 या 6 प्लेयर की मार्केट बन जाएगी। जब कंपटीशन आती है, हमने टेलीकॉम क्षेत्र में देखा कि प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर शेयर के दाम पे क्या इम्पैक्ट आती है। तो मेरे हिसाब से कुछ स्टॉक ऐसे जहां पे ओलिगोपोली थी, ड्यूओपोली थी, वहां पे कंपटीशन की वजह से मार्केट ये आगाह कर रहा है कि शायद उस क्षेत्र में उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बनी रहे जैसे पहले बनी थी। मेरे हिसाब से जब तक ये आशंका क्लियर नहीं हो जाती कि कंपटीशन की वजह से इंडस्ट्री के मार्जिन्स के ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगी, तब तक इन क्षेत्र के शेयर्स थोड़े डामाडोल रहेंगे। ओके, ठीक है। तो एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। 73 पॉइंट नीचे निफ्टी, अभी भी 74 पॉइंट नीचे, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक इम्पैक्ट है। नीलेश भाई, एक इंडियन आईटी को लेकर अब आपका क्या व्यू है? क्योंकि पिछले पूरे साल हमने बेयर मार्केट देखी। इस साल के शुरू में हमने देखा काफ़ी रिकवरी आई, लेकिन अभी वापस थोड़ा सा एक यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट का माहौल या फिर रिसेशन के फियर्स फिर से एक बार उभरने लगे हैं। इस समय आपका क्या व्यू होगा आईटी स्टॉक्स पर? तो मेरे हिसाब से अनुज भाई, ये एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस है इंडियन आईटी क्षेत्र में। 1.5 साल पहले वहां पे शायद ग्रोथ की बहुत ज्यादा उम्मीद थी। स्मॉल एंड मिड कैप आईटी कंपनीज, चूंकि वो बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी, उनके पी रेशो, उनके वैल्यूएशन लार्ज कैप आईटी से बढ़ गए थे। कुछ हद तक हमने अनुज भाई ये भी देखा, आईटी क्षेत्र में सैलरीज एंड वेजेस प्रेशर काफी बढ़ गया था। लोग दो दो तीन तीन आईटी कंपनी में काम कर रहे थे। आप एक आदमी को अपॉइंटमेंट लेटर दो, वो ज्वाइन नहीं होता था। तो ऐसी बहुत सारे प्रेशर आ गए थे आईटी क्षेत्र में ऊपर, जिसकी वजह से उनके मार्जिन पे इम्पैक्ट आ गई थी। अब धीरे धीरे लगता है कि एक प्राइस में करेक्शन की वजह से ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस नीचे आ गई है। हमारे हिसाब से आईटी सेक्टर की कंपनीज इस ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएगी। दूसरा, मार्जिन प्रेशर भी थोड़ा कम हुआ है। सैलरीज एंड वेजेस के ऊपर जो प्रेशर था वो अब काफी हद तक कम हो चुका है। तीसरी चीज है कि नास्डैक में भी करेक्शन आने के बाद आईटी क्षेत्र की कंपनीज वहां पे बॉटमिंग आउट प्रोसेस कर रही है। यूएस फेड ब्याज बढ़ा रही है और उस वजह से रिसेशन की थोड़ी अनसर्टेनिटी बढ़ी है। उस वजह से प्रोबेबली आईटी क्षेत्र के शेयर्स में थोड़ी गिरावट रहेगी, बट हमारे हिसाब से ये एक समय है, आप अपने दाम पे, अपने वैल्यूएशन पे लार्ज कैप आईटी कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। ओके, ये लार्ज कैप आईटी पे आपका टेक था। अच्छा नीलेश जी, मैं जस्ट एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। एनटीपीसी आई मीन डेकेड हाई पे ट्रेड कर रहा है। पावर की डिमांड आपको एग्जैक्टली मालूम ही है। अभी स्पेशली आई मीन क्लोजर टू मार्च, आई मीन इस महीने में या फिर अगले 7-8 महीने के प्रोस्पेक्टिव से, 3-4 क्वार्टर के प्रोस्पेक्टिव से आपका पावर स्टॉक्स पे व्यू क्या है? एनटीपीसी, टाटा पावर, टोरेंट पावर, कैसे अप्रोच करना चाहिए पावर स्पेस को इस वक्त?
तो एक पावर क्षेत्र में हमें ये देखना पड़ेगा कौन सी कंपनीज कमिटेड रेट्स के ऊपर सप्लाई कर रही है जिसे पीपीए कहते हैं, और कौन सी कंपनी मर्चेंट पावर रेट पे सप्लाई कर रही है। जनरली गर्मी के मौसम में हमने देखा है कि जो मर्चेंट पावर रेट है, फ्री मार्केट रेट है, वो बहुत ऊपर चले जाते हैं। इस बार भी उम्मीद यही है कि पावर डिमांड काफी तेज रहेगी। ये कुछ ऐसा समय है जहां पे पावर की डिमांड ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ से काफी आगे चल रही है। तो जिस जिस कंपनीज में मर्चेंट पावर बेचने की क्षमता ज्यादा है, मेरे हिसाब से उस शेयर्स में अभी भी यहाँ से थोड़ी तेजी हो सकती है। ओके नीलेश भाई, एक न्यू एज स्टॉक्स ने इस साल काफ़ी अच्छा कारोबार किया काफ़ी, और एक चीज़ जो आपने भी नोटिस की होगी कि जितने भी न्यू एज स्टॉक्स हैं, अब इनमें जितनी ब्लॉक डील्स आती हैं, जितने भी प्रीवियस इन्वेस्टर्स हैं, अब वो निकल रहे हैं तो बड़े आराम से वो जो माल है वो पूरा मार्केट में एब्जॉर्ब हो जाता है। पहले नहीं होता था ये। क्या बदला है यहाँ पर, और क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इन स्टॉक्स में? तो अनुज भाई, न्यू एज कंपनीज में हम भी सीख रहे हैं। हमें भी इस क्षेत्र में उतना अनुभव नहीं है जितना लेट्स से पावर कंपनी में या आईटी कंपनी में है। सेकंड चीज, इसमें हम एक पोर्टफोलियो अप्रोच बना के चल रहे हैं। एक ही स्टॉक के ऊपर पैसा लगाने की जगह पे हम अलग अलग प्रकार की कंपनीज में निवेश कर रहे हैं। तीसरा, इसमें हम वॉलेटिलिटी के लिए तैयार हैं। जैसे हमें इस क्षेत्र में निवेश करने का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, वैसे मार्केट में भी बहुत लोगों को इस क्षेत्र में निवेश करने का अनुभव नहीं होगा, और उस वजह से यहाँ पे नॉर्मल स्टॉक से ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। ऊपर भी ज्यादा जाएंगे, नीचे भी ज्यादा गिरेंगे। यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली पूरी बॉटम या पूरा टॉप कभी कैप्चर नहीं होता, बट जैसे जैसे स्टॉक्स गिरते हैं वहां पे हम धीरे धीरे लेने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे स्टॉक बढ़ते हैं वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली, इन कंपनीज की मैनेजमेंट को मिलके, उनकी बैलेंस शीट पढ़ के, उनके दूसरे कॉम्पिटिटर्स से बातें करके हम इनके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अनुभव को गहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलिए नीलेश भाई, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ, और ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे। तो चलिए, ये बात हुई नीलेश भाई से। एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं, और थोड़ी सी रिकवरी इस समय बैंक निफ्टी में क्लियरली देखिए। वो बैंक निफ्टी का एक टेक्सचर जो है वो बाय ऑन डिप्स का है, उसको रिस्पेक्ट करेगा वो, और लोअर लेवल्स डिफेंड कर रहा है। और जब तक 41,350 ना टूटे तब तक वो बाय ऑन डिप्स का ट्रेड इंटैक्ट रहेगा बैंक निफ्टी पर। और उसके अलावा मिड कैप इंडेक्स में अभी भी तेज़ी बरकरार है, एडवांस डिक्लाइन अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। एक्चुअली नीलेश जैन के पास चलते हैं, उनकी पिक्स रह गई हैं अभी। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग।